स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथीरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड इज दैट इंडेक्स नंबर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सारे इलस्ट्रेशन खत्म किए हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 और उसमें भी हमारा सेक्शन ए। गाइज, यहाँ पे से एक एमसीक्यू आपको हर ईयर 1 मार्क के लिए आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ज़्यादातर जो चांसेस है वो हम लोगों को एक्सरसाइज में दिए हैं वैसे एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं, कभी कभी डिजिट चेंज किए जाते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप कोई भी एमसीक्यू इजीली कर पाओगे। क्लियर। फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं एमसीक्यू हमारा कौन सा वाला है। Which method is useful to compare the long-term variation? Guys, note that long-term variation in the values of the variable. अब हम लोगों को पता है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग कुछ भी करते हैं तो वो हमारा कैसा होता है, फिक्स पीरियड के हिसाब से होता है। क्लियर। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म वेरिएशन को कंपेयर करना है, मेजर करना है, तो हम लोगों को कौन से मेथड से जाना पड़ेगा, फिक्स बेस मेथड से। और जब भी हम लोगों ने ये मेथड देखे थे, फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखे थे। उसमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है तो फिक्स बेस होगा और अगर शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना है तो चेन बेस होगा। क्योंकि चेन बेस में क्या होता है, आपका हर ईयर का जो बेस ईयर होता है वो प्रीवियस होता है, यानी कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। अगर आपको प्रीवियस ईयर नहीं पता है तो हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। और फिक्स बेस में कैसा होता है, एक ईयर आप फाइंड करते हो और वो सबके लिए सेम ही होता है। क्लियर गाइस। तो इसमें आपका आंसर होगा सी, और वो भी कौन सा वाला है, फिक्स बेस मेथड। क्लियर। सेकेंड वन जो हमारा एमसीक्यू है वो है विच कंजम्पशन इज used in the calculation of a last pair's index number। अब गाइज लास्ट पेयर का फॉर्मूला रिमेंबर करो, हमारे कोड के हिसाब से हम लोग क्या यूज करते थे, 1000 and 1101। क्लियर। अब 1000 वाला अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमारा क्या फॉर्मूला होगा, समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0 एंड Q0 एंड इंटू 100। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि विच कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है गाइज, Q। अब लास्ट पेयर के फॉर्मूला में आप देखो, आप दोनों Q कौन सा वाला यूज करते हो, Q0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और 0 का मतलब क्या होता है, बेस ईयर। क्लियर। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, कंजम्पशन ऑफ बेस ईयर, ए आंसर होगा। क्लियर। ए फॉर अहमदाबाद, कंजम्पशन ऑफ बेस ईयर। क्लियर। नेक्स्ट वन जो हमारा है वो है विच प्राइस आर कंसिडर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब गाइस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में जनरली होता क्या है, जैसे हम लोग हर रोज़ की रूटीन लाइफ में जो छोटी बड़ी चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब खर्चा करते हैं, फूड आइटम से लेके मिसलेनियस आइटम सारी, तो वो छोटी छोटी आइटम हम लोग कभी भी बल्क में नहीं लेके आएंगे। कैसे लेते हैं, रिटेल में लेते हैं, तो उसके लिए जो प्राइस होता है वो भी कैसा होता है, रिटेल प्राइस होता है। क्लियर। तो आपका थर्ड एमसीक्यू लिए आंसर होगा डी, रिटेल प्राइस। क्लियर। डी फॉर दिल्ली। फिर नेक्स्ट वन जो हमारा एमसीक्यू है वो है विच एक्सपेंडिचर ऑफ आइटम इज असाइन एज अ वेट इन द मेथड ऑफ फैमिली बजट। अब फैमिली बजट गाइज में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, समेशन IW डिवाइडेड बाय समेशन W। क्लियर। अब समेशन W अगर मिसिंग है तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन P0 एंड Q0। क्लियर। P0 एंड Q0 यानी कि प्राइस और कंजम्पशन हम लोगों ने दोनों कौन सा वाला लिया है, क्वांटिटी और प्राइस 0 वाला, यानी कि बेस ईयर वाला लिया है। क्लियर। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर, यानी कि सी फॉर चेन्नई, एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन जो हमारा एमसीक्यू है वो है विच एवरेज इज कंसिडर एज द बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, और उसमें आपका आंसर होगा डी फॉर दिल्ली, जियोमेट्रिक मीन। क्यों गाइस, क्योंकि हम लोग फिशर को आइडियल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जियोमेट्रिक मीन यूज करता है इसलिए, और एरिथमेटिक मीन से लेके हार्मोनिक, वेटेड, कंबाइंड मीन में सबसे बेस्ट वन वाला कौन सा होता है, जियोमेट्रिक मीन। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन हमारा जो एमसीक्यू है वो है विच इंडेक्स नंबर गिव्स आइडिया ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। अब हम लोग रोज बरोज की चीज़ें सारी किस में कंस्ट्रक्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में, यानी कि जैसी छोटी बड़ी चीज़ें हैं, फूड है, इलेक्ट्रिसिटीज़ है, क्लोथ्स है, व्हाटएवर जो भी है, वो सब कुछ हम लोग कहाँ पे कंसीडर करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में। और ये सारी चीज़ें ही हमारे जो स्टैंडर्ड्स है, लिविंग्स है, उसको डिस्क्राइब करती है कि हमारा जो भी लाइफस्टाइल है व्हाटएवर वो कैसा है। क्लियर। यानी कि 6 नंबर के एमसीक्यू में आपका आंसर होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 7। उसमें क्या है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज्ड बाय 4.5 टाइम्स, यानी कि ऐसा बोला है कि 4.5 टाइम्स प्राइस इंक्रीज हो रही है, पहले से और कुछ होगी उसमें से 4.5 टाइम कुछ इंक्रीज हो रहा है। क्लियर।
और अगर हमें पहले से कुछ नहीं पता है तो हम लोग ऑलवेज बेस ईयर का कितना अज्यूम करते हैं 100, यानी कि ये 4.5 टाइम किस में इंक्रीज हो रहा है 100 में हो रहा है। क्लियर, इन द करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर। यहाँ पे ये भी बोल दिया कि बेस ईयर के कंपैरिजन में इतना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर, यानी कि बेस ईयर का कंसिडरेशन कितना लेंगे हम लोग 100 में 4.5 टाइम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले से 100 तो है ही बेस ईयर का, उसमें 4.5 टाइम इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, यानी कि गाइज अगर मेरे पास 2 चॉकलेट है और मैं ऐसा बोलती हूँ कि मेरे पास 2 चॉकलेट बढ़ती है तो मेरे पास टोटल कितनी होगी 4 होगी। क्लियर, तो सेम एज इट इज ऐसे जैसे मेरे पास 2 चॉकलेट थी वैसे यहाँ पे 100 ऑलरेडी हमारे पास है ही, उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 4.5 टाइम्स, यानी कि आपको कैलकुलेशन यहाँ पे दिया है कि 4.5 टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज कितना हो रहा है 100 इंटू 4.5 टाइम, यानी कि 450 अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। पहले से ऑलरेडी हमारे पास कितने थे 100, तो 100 प्लस 450 करोगे तो कितना होगा 550। गाइस ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे यही मिस्टेक करते हैं कि 4.5 टाइम यानी कि 450 लिख के आ जाता है। यहाँ पे पहले से ऑलरेडी बेस ईयर का हमारे पास 100 है, उसमें हमें इंक्रीमेंट करना है, यानी कि पहले से मेरे पास 2 चॉकलेट है उसमें 2 इंक्रीज हो रही है तो टोटल कितनी होगी 4। तो यहाँ पे ऐसा है कि 100 है उसमें 450 इंक्रीज हो रहा है तो टोटल कितना होगा 550, यानी कि आपका आंसर क्या होगा C 550। क्लियर, फिर 8 नंबर का जो हमारा MCQ है उसमें हमारे पास अवेलेबल है इफ द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज 0.75, यानी कि परचेजिंग पावर के रिलेटेड हम लोगों को पूछा है इन द ईयर 2016 विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर 2015, यानी कि 15 के कंपैरिजन में 16 में हमारा परचेजिंग पावर कितना है 0.75। देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016, तो हमें क्या फाइंड करना है इंडेक्स नंबर फाइंड करना है 16 का। क्लियर, अब गाइज आपको कुछ पता चल रहा है नहीं चल रहा है इतना तो आपको आइडिया ही गया है कि परचेजिंग पावर दिया है, जो भी वैल्यूएशन दिया है उसका फॉर्मूला पुट करेंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ मिसिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, यानी कि परचेजिंग पावर यहाँ पे अवेलेबल है तो हम लोग क्या करेंगे परचेजिंग पावर ऑफ मनी का फॉर्मूला पुट कर देते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। क्लियर, अब जितना जितना वैल्यूएशन पता है ना उतना रख देते हैं तो ऐसा वैल्यूएशन हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है 0.75 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। क्लियर, अब हमें जो फाइंड करना है ना यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है तो उसको एक तरीके से करने का ट्राई करते हैं, एक साइड करने का ट्राई करते हैं, बाकी सबको एक साइड ले जाते हैं। क्लियर, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर डिवीजन में है, सामने के साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा वहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा, 0.75 सिंपल पोजीशन में है न्यूमरेटर में, सामने चला जाएगा तो कहाँ पे चला जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, यानी कि ऐसी पोजीशन हो जाएगी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.75 एंड इंटू 100। तो आपका आंसर क्या होगा कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर का 133.33, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है 133.33 वो आपका क्या हो जाएगा इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016। क्लियर, अब नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं MCQ नंबर 9। अब MCQ नंबर जो 9 है उसमें बहुत सारा हम लोगों को क्लैरिफाई करने के लिए पूछा है कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द पीपल ऑफ अ क्लास इज 200 फॉर द ईयर 2016, हमें इतना पता चला कि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कितना है ईयर 2016 के लिए 200 है। क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू ईयर बेस ईयर, यानी कि हमारा 2015 है वो कौन सा वाला है बेस ईयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 15 के कंपैरिजन में 16 में कितना है 200 है। अब हम लोग ये स्टेटमेंट चेक करते हैं कि कौन सा वाला राइट है कौन सा वाला रॉन्ग है। क्लियर, देयर इज एन एवरेज 200% राइज इन द करंट ईयर प्राइस ऑफ द आइटम कंज्यूम बाय दैट क्लास। अब यहाँ पे एवरेज ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है कि एवरेज इंक्रीज हो रहा है, ये क्या है, यानी कि ये फर्स्ट वन वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है रॉन्ग है। सेकेंड वन पढ़ते हैं, देयर इज एन एवरेज 100% डिक्रीज। अब ऐसा कुछ बोला ही नहीं है क्वेश्चन में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, यानी कि सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। सी में ऐसा बोला है कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज 0.5। अब ऐसा बोला है कि परचेजिंग पावर 0.5 है तो हमें पहले तो परचेजिंग पावर फाइंड करने के देखना पड़ेगा ना कि 0.5 हकीकत में आता है कि नहीं आता है। तो परचेजिंग पावर का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं हम लोग फाइंड करने के लिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। क्लियर, जितना वैल्यूएशन पता है उतना रख देते हैं
वैल्यूएशन सारा हमें पता है कि 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कितना है 200, 1/200 इंटू 100, तो आपका आंसर क्या होगा 100 डिवाइडेड बाई 200 यानी कि 0.5। यस, आपका जो सी वाला स्टेटमेंट था उसमें ऐसा बोल रहा था कि परचेसिंग पावर 0.5 होता है, यानी कि यहाँ पे आंसर 0.5 मिल रहा है, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, राइट है। और गाइस जहाँ से आपको राइट स्टेटमेंट मिल जाता है बाकी का चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर। फिर नेक्स्ट वन जो हमारा एमसीक्यू है वो हम लोग देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 10, उसमें हमें ऐसा बोला है इफ IP इज इक्वल टू IF, यानी कि पाशे का इंडेक्स नंबर और फिशर का इंडेक्स नंबर का वैल्यूएशन कैसा है, सेम, इज इक्वल टू यानी कि दोनों का वैल्यू कैसा होगा, सेम ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, गाइज अगर कोई भी दो वैल्यूएशन सेम मिलते हैं तो उसका मतलब होता है कि सारे के सारे वैल्यूएशन कैसे होंगे, सेम ही होने वाले, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई, IF इज इक्वल टू IP इज इक्वल टू IL, यानी कि ये तीनों के तीनों वैल्यू कैसे होंगे, सेम, क्योंकि फिशर क्या है, इन दोनों का IL और IP का जियोमेट्रिक मीन है, क्लियर। अगर उसका जियोमेट्रिक मीन सेम आता है तो यानी कि तीनों का वैल्यू कैसा होगा, सेम ही होगा। हम लोग देखते हैं एमसीक्यू नंबर 11, उसमें पहले तो हमें क्या बोला है ना वो हम लोग देख लेते हैं, क्लियर। इफ द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ फैमिली ऑफ अ क्लास इज 20,000 इन द ईयर 2013, यानी कि हमारे पास एक ईयर है 13 जिसमें एक फैमिली का इनकम कितना है 20,000 है, क्लियर। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ दैट क्लास फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2013 इज 130, यानी कि हमें ऐसा और पता चला कि हमारे पास एक और ईयर है 2015 और उसमें 2013 की कंपैरिजन में कितना इंडेक्स नंबर हो रहा है 130, क्लियर, यानी कि 13 हमारा बेस ईयर होगा और 15 हमारा कौन सा वाला ईयर होगा, करंट ईयर होगा। What should be the average disposable income of the family of this class in the year 2015, यानी कि 15 में ये फैमिली का इनकम कितना होना चाहिए ऐसा पूछा है, क्लियर। तो पहले तो हमें जितना इन्फॉर्मेशन पता है ना वो हम लोग लिख देते हैं, तो हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ईयर अवेलेबल है 2013 और 15 का अवेलेबल है, फिर इनकम 2013 का ही सिर्फ पता है और वो कितना है 20,000, क्लियर। फिर हमें इंडेक्स नंबर कौन सा दिया था 2015 का, तो 2015 में हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है कि 130, क्लियर। अब 2013 में हमें इंडेक्स नंबर में लिखा है 100, अब ये कैसे हम लोगों ने लिखा, तो हमारे क्वेश्चन में ऐसा दिया था कि 2013 के कंपैरिजन में 15 में ऐसा हो रहा है, यानी कि बेस के कंपैरिजन में करंट में कुछ चेंज हो रहा है, तो बेस का इंडेक्स नंबर हम लोग ऑलवेज कितना लेते हैं 100 लेते हैं, क्लियर। तो हमें इतना इन्फॉर्मेशन पता चल गया कि 2013 में इनकम है 20,000, इंडेक्स नंबर है 100, 2015 का इनकम हमें फाइंड करना है और इंडेक्स नंबर है 130। तो अब एक मिसिंग वैल्यू है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो क्या हो जाएगा 20,000 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि आपको आंसर मिलेगा 26,000, यानी कि ये फैमिली का इनकम ईयर 2015 में कितना होना चाहिए, तो कि 26,000 होना चाहिए, क्लियर गाइस। हम लोग देखते हैं हमारा लास्ट वन एमसीक्यू एंड इज दैट एमसीक्यू नंबर 12, उसमें हम लोगों को क्या बोला है पहले वो हम लोग देख लेते हैं। व्हाट वेट इज असाइन एज एक्सपेंडिचर टू द प्राइस रिलेटिव P1 बाई P0, यानी कि अगर हमें P1 बाई P0 प्राइस रिलेटिव को अलॉट करना है तो उसको क्या वेट देना पड़ेगा, किसके लिए, ऑफ द आइटम टू बी ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर पाशेस इंडेक्स नंबर, यानी कि पाशे का इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए आपको ये वाले प्राइस रिलेटिव को क्या वेट अलॉट करना पड़ेगा। वेट का मतलब क्या होता है गाइस, जो हम लोग डिनोमिनेटर में जो लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, वेट होता है, बेस होता है, क्लियर। तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक तो हमारे पास फर्स्ट वन ऑप्शन ये है कि IP इज इक्वल टू, पहले तो हमारे पास प्राइस रिलेटिव कौन सा अवेलेबल है, समेशन P1 बाई P0, फिर P0 Q0 है ना, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ना उसको अभी नेग्लेक्ट करो और इंटू 100, इतना है प्राइस रिलेटिव। अब हमें ऐसा बोला है कि हमें क्या वेट देना पड़ेगा, यानी कि डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखेंगे तो वो फॉर्मूला पाशे का फॉर्मूला बन जाएगा, क्लियर। तो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आता है, ऑलवेज वैल्यू समेशन P0 एंड Q1 ही आता है। तो अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कोई चेंज करते हैं तो सेम चेंज हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो अगर नीचे हम लोगों ने समेशन P0 Q1 लिखा है तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा समेशन P0 एंड Q1, क्लियर। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में P0 डिवीजन में है और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यानी कि P0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यूएशन कितना बचेगा, समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाई समेशन P0 एंड Q1 एंड इंटू 100 हो गया ये फॉर्मूला। या तो फिर अगर आपको शॉर्टकट रिमेंबर करना है तो कैसे हो जाएगा,
आपके पास पाशे का फॉर्मूला तो अवेलेबल है, हम लोगों को पता है कि लास्ट पेयर है तो 1000, पाशा है तो 1101। तो 1101 वाला आप पहले फॉर्मूला लिख दो कि IP इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाई समेशन P0 एंड Q1 एंड इंटू 100। क्लियर। अब डिवीजन में आप देख लो कि आपने कौन सा वाला वेट दिया है, तो कौन सा दिया है, समेशन P0 एंड Q1, यानी कि आपके पास ऑप्शन में कौन सा वाला अवेलेबल है, पहले तो P0 Q0 नहीं आएगा, P1 Q1 नहीं आएगा, P0 Q1 यानी कि डिनोमिनेटर में हम लोगों ने वही लिखा था, तो वो क्या हो जाएगा हमारा वेट फॉर द पाशेस फार्मूला। क्लियर गाइस। तो ये हो गया हमारा आज का सेक्शन ए। आगे के सेक्शन में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ। बाय गाइस।